स्वागत है आपका द प्रिंट में। राजस्थान विधानसभा चुनाव और चूंकि राजनीति किस तरह से करवट ले रही है, किस तरह से बदल रही है, और वो हर पार्टियों में होता है, एक जनरेशनल शिफ्ट होता है। बीजेपी में भी एक जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है, लेकिन जो पुराने दौर के किस्से और किस तरह से राजनीति इवॉल्व हो रही है, उसकी बानगी, उसकी थोड़ी जानकारी हम दर्शकों को दे दें। हम इस समय नरपत सिंह आजवी साहब के पास में है। भैरव सिंह शेखावत, जिन्हें लोग प्यार से बबूसा कहते थे, भारत के उपराष्ट्रपति हुए। उनके दामाद नरपत सिंह जी हैं, पहले मंत्री भी रह चुके हैं और इस बार चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनसे जानते हैं कि क्या है राजस्थान की राजनीति। नरपत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए कि चूंकि आपने तो कई दौर बीजेपी के देखे हैं, तो इस समय जो आपको लग रहा है, जो राजस्थान की राजनीति इस बार का क्या मोमेंटम आपको दिख रहा है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी सत्ता की दहलीज तक पहुंच पाने में कामयाब हो पाएगी? सत्ता तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि कांग्रेस की अभी तक पूरी लिस्ट नहीं आई, लेकिन जो सिटिंग एमएलएस हैं या जो प्रोबेबल्स थे, जो आकलन था, करीब करीब उसी के अनुसार आई। और बीजेपी के तो आने वाली लिस्ट मेरे ख्याल से 1-2 दिन में वो भी हो जाएगी। और क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं कि इस बार के चुनाव में मुख्य तौर से जनता के सामने बीजेपी परोस रही है? ये वो संकल्प पत्र तो रिलीज होगा, लेकिन राजस्थान में ये जो फ्रीबीज रेवड़ियां बांटी है, आज की स्थिति है कि सैलरीज देने के लिए भी सरकार के पास पैसा नहीं। और राजस्थान की जनता ऐसे मुफ्त के 2 महीने 3 महीने के लिए जो भी देके एक बार लोक लुभावन ये कर रहे हैं, उसकी जगह रिलीफ और डेवलपमेंट करते ताकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट अच्छा होता। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, पावर मेरे ख्याल से सबसे महंगा यहाँ पे है, पेट्रोल डीजल सबसे महंगा है, कि आखिर ले जाना कहाँ चाहते हो। और सब चीज सेंटर पे, सेंटर ने जो टैक्सेस में, एक्साइज में उस पर कर्टेलमेंट किया पेट्रोल का, डीजल में, यहाँ पे थोड़ा कंपोनेंट कम करते। आपका जब टिकट यहाँ से कटा, जहाँ से आप लड़ रहे थे विद्यानगर से, तो आपको दुख हुआ? आपको लगा कि मुझसे बात करते, बताते? हाँ, ये ऐसे ऑल ऑफ अ सडन, बस रीजन नहीं था। पहले जो न्यूज के थ्रू ही पता लगा, डिस्कस तो किसी से हुआ भी नहीं। जैसे मध्य प्रदेश के किया तो वो जहाँ पर जिस विधानसभा में कमजोर है बीजेपी, जहाँ पे हार रही है, बिल्कुल 2008 से हम हारते आ जा रहे हैं, डिग्रेडेड जो है, उसमें सांसद को भी लड़ा देंगे या मंत्री को भी लड़ाएंगे ताकि वहां पे हम इम्प्रूव करें, जीते। तो उस में था, तो मेरे तो यहाँ पे तीनों चुनाव हम जीते हुए थे और भी अच्छा बिल्डअप किया था। तो दिमाग में ही नहीं था कि कभी यहाँ पे कोई सांसद आएगा। अब मेरे यहाँ का सांसद जो जिस क्षेत्र का है वहां का भी नहीं। तो आया, एक बार शौक तो लगता ही है, क्योंकि 15 साल काम किया है और उस शैली में किया है कि स्टडी करके कि आप अगले 50 साल में आपके विधानसभा क्षेत्र को कहाँ देखना चाहते हैं। ये तो जानकारी है कि भी इसमें रिऑर्गेनाइजेशन होगा, बट बेसिक नेसेसिटीज, ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, हेल्थ, इन नेटवर्क में इलेक्ट्रिफिकेशन, तो ग्रामीण क्षेत्र में तो इलेक्ट्रिफिकेशन का भी रहता है, शहरी में तो आगे आप इम्प्रूव कैसे करो सो दैट कट ऑफ कम हो। तो उस पर वर्क करके जब रिजल्ट आने लगता है, तब ऑल ऑफ अ सडन यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट। तो बुरा तो स्वाभाविक है लगना, बट पार्टी का निर्णय है तो सराहना होगा। एक सवाल और कि जैसे अभी बीजेपी में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो बहुत सारी सीटों पर बहुत सारा रेबल खड़े हो रहे हैं, विद्रोह हुआ। ये पहले ऐसा देखने को नहीं मिलता था। कि पहले होता था कि इस तरह से लोग दफ्तरों पे पहुंच के तोड़फोड़ करें, ये बीजेपी के कल्चर के बिल्कुल अगेंस्ट था। तो इसके पीछे की वजह आपको क्या समझ में आती है? क्या वो जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो कमजोर हो गया? मैंने आपको जैसे अभी बात में बताया था
पहले भी होता था, कम होता था, बहुत कम। और अब क्या, पहले जैसे बताया कि माने भैरव सिंह जी के पास आ गए, ललित जी के पास चले गए, रघुवीर सिंह जी के पास चले गए, भावरा जी के पास चले गए, भंवर जी के पास चले गए, तो थोड़ा वो जो उनका गुस्सा है या वो थोड़ा शांत हो जाता था, कम होता था। एंड 3 जगह 4 जगह मिलने के बाद में सेटिस्फाई भी होता था। नाराजगी रहती थी तो महीना 2 महीने बाद में रिड्रेसल भी हो जाता, वापस आके उसको बुला भी लेते। आज ये कम्युनिकेशन की ये क्रांति आई है, इससे तो सब सोशल मीडिया पर ज्यादा है, और सोशल मीडिया पे कितना सच होता है अब ये तो सभी लोग जानते हैं, कितना बिलीव करें। लाइव कांटेक्ट जब तक नहीं होगा, बिकॉज भारतीय जनता पार्टी डिपेंड करती है कार्यकर्ता, हर पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ता पर। कांग्रेस में पेड वर्क करने का कल्चर डेवलप हुआ था। हमारे यहाँ मैंने खुद ने देखा 85 के चुनाव में आमेर माननीय भैरव सिंह जी शेखावत लड़े थे चुनाव, तो पर्चियां हाथ से बच्चों से लिखवाते थे और उनको शाम को ट्रॉफी या ग्रुप है बड़ा तो खीर बना के खिला देते थे और बच्चे खुश, और उस गांव में फिर वो वितरित करते थे। अब तो सीडी आ गई, उस सीडी से या पेन ड्राइव में लेके प्रिंट आउट निकलवा लो, एंड ये मेल भेजने वालों को उसको दे दो पर कॉस्ट पे जो भी दे रहा है, 20-30 हजार 50 हजार में सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और हेडेक नहीं है। अब उसको हेडेक मानना या पार्टी का काम करना, ये अंतर आया है। वैसे ही क्रांति का मोबाइल हर एक के पास हो गया, अब मोबाइल ऑफ रखेंगे या इनएक्सेसिबल है तो वो अपनी ग्रीवेंस कहाँ पर कहेगा, वो चीज एब्सेंट होने के कारण से थोड़ा ये ज्यादा दिखा है। और अब ऑडियो विजुअल भी और प्रिंट मीडिया भी कई बार ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी कर देते हैं। अब मेरे को भी कोई गुटबाजी में बताया, मैं तो किसी गुट में नहीं। लोगों ने आपको कहा कि आप वसुंधरा जी के गुट में हैं। किसी का नहीं है, वसुंधरा गुट में होता तो कम से कम पिछले 5 साल जब ये मुख्यमंत्री रही हैं तो मैं मंत्री रहता। बिल्कुल, मैंने सिद्धांत से राजनीति की है और सिद्धांत कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया और ना करूंगा। एमएलए का काम है वो भली भांति आप कर सको, जैसे मैंने आपको ये 5-4 बताए। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट सब्जेक्ट एक अलग है, उस पे कोचिंग करते थे, माने शेखावत साहब बुलाते थे, ये पढ़िए, ये डील पढ़िए, ये क्या नाम अग्रीमेंट पढ़िए, और उसके बाद में जो जो विधानसभा में भाषण हुए हैं या उसका डिस्कशन हुआ है, चाहे इराडी ट्रिब्यूनल का हो, चाहे राजीव लोंगेवाल अकॉर्ड हो, जब तक स्टडी नहीं करोगे आपको पता नहीं लगेगा आप पार्टी का क्या चीज आगे देंगे। तो ये परंपरा जो है ओवर द पीरियड, जो जिसको कहते हैं हम जनरेशनल शिफ्ट, वो गायब हो गई है। जैसे पहले जो लीडर थे वो किसी को नर्चर करते थे, रिड्रेसल का मैकेनिज्म था, लोग चूंकि कैडर बेस्ड पार्टी होने में तो जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं, उनकी बातों को समझेंगे नहीं, तो वो कैसे कांटेक्ट बनेगा। वो सारा मैकेनिज्म एक तरह से खत्म हो गया है और इसके वजह से ये सारी समस्या उत्पन्न हुई। दो चीजें हुई। एक यही कम्युनिकेशन क्रांति होने के कारण अब किसी को सदस्य बनना है तो आपने मिस्ड कॉल दिया, डिटेल भरी और आप बन गए। कार्यकर्ता का निर्माण कहाँ होता है? पहले जब हम ज्वाइन करवाते थे तो उसको साथ में लेके गए, पंच निष्ठाओं के बारे में बताते थे, 5 जगह भाषण दे रहे हैं वहां पे उनको साथ रखा तो वो भी उसी लैंग्वेज में बोलने लगे और वो समझने लगे। विद्यार्थी परिषद से जो कार्यकर्ता आता है वो ज्यादा उसमें परिणित होता है। लेकिन ये तो इतना बड़ा फील्ड है कि इसके अंदर
अलग अलग मैंने देखा है, माननीय शेखावत साहब हर विधायक को पहले ही टाइप करके रखते थे, उसको कहते ये साइन करो और ये दे आना। देन जिस दिन क्वेश्चन आ गया विधानसभा में तो उसको फाइल देते थे, उसको समझाते थे, उसको कहते रात को पढ़ो और सुबह आके मेरे को बताना तुम क्या नहीं समझे, क्या समझे। एंड देन यूज्ड टू सपोर्ट क्वेश्चन में, अंतिम सप्लीमेंट्री पूछ रहा है कहीं उड़ गया तो सपोर्ट करते थे। अब वो चीज एब्सेंट है। इन लास्ट 10 वर्षों में मैं तो अभी रेगुलर 3 और 8 के बाद में यहीं से विधायक रहा हूँ, तो एक बार भी ऐसा, बस वो विधायक दल की बैठक है वो करनी है, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन से या पार्टी अध्यक्ष की तरफ से ये मटेरियल है, ये आप पूछे। देन अलग अलग एग्रीकल्चर पे कौन ज्यादा बोल सकता है, अच्छा बोलेगा, तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का कोई आदमी होगा वही बोलेगा, वही एमएलए बोलेगा। इलेक्ट्रिफिकेशन का, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम माननीय भैरव सिंह जी साहब ने लॉन्च की थी, उसमें ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में या मटेरियल के डैमेज है, खराब है, उसके बारे में, कनेक्शंस के बारे में, तो ये 10 एमएलए इसमें एक्सपर्टीज है, तो उनको डिटेल और देते कि ये टेक्निकली ये और रिपोर्ट्स आई हैं, इनको पढ़ लीजिए, उसके बाद वो बोलते हैं। तो एक हार्ड हिटिंग खासतौर पर बजट सेशन रहता है। अब मटेरियल तो आपको गूगल पे मिल जाएगा, आधा अधूरा जैसा भी मिलेगा, एंड उस पे आप एक्सपर्ट बनना चाहो, सिर्फ उससे नहीं होता, उससे नहीं काम होगा। ये बात बताइए कि जैसे पिछले 2 चुनाव में तो वसुंधरा जी ने लीड किया, वो पार्टी की फेस थी, इस बार बिना फेस के बीजेपी लड़ रही है, तो आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में एक चेहरा के साथ जाना बेटर होता है? उससे पहले भैरव सिंह शेखावत जी ने तो 50 साल तक बीजेपी का नेतृत्व किया, अब बिना चेहरा के बीजेपी है। आज का देखते हुए आई थिंक सिंबल के साथ वही चेहरा है, और सामूहिक निर्णय लेके और सामूहिक रूप से सब जॉइंटली उसको, पार्टी को जिताने का प्रयास करेंगे, तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। उससे इनफाइटिंग नहीं होगी, सबके लिए चांसेस खुला रहेगा। चांसेस सबके लिए वैसे ही खुला है, बट पहले ही मैं वन अपमैनशिप में हूँ, तो वो बैठता नहीं। सामूहिक निर्णय ये हमारा मूल मंत्र है, जैसे पंचनिष्ठाएं हैं वैसे ही निर्णय सामूहिक है। बस एक बहुत बड़े थे, उनको लिया था पार्टी में, और उन्होंने तय कर दिया कि साहब अमुक जगह से मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया है। तो माने पापा ने मेरे सामने की बात है, कहा कि हमारे यहाँ पे, मैं तो 52 से पार्टी को लीड कर रहा हूँ, मैं आज नहीं कह सकता कि इसको मैंने टिकट दे दिया। हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होता है, पार्टी के अंदर डिस्कस होने दो, आपको भी बैठा लेंगे उसमें, और पुट अप योर पॉइंट्स, और उसमें जो निर्णय सब मिलके ले लेते हैं, देन वी हैव टू स्टिक टू दैट। लेकिन वो जो परंपरा थी वही तो खत्म हो गई है आज की तारीख में, जो सामूहिक निर्णय होते थे। अब जैसे आपका टिकट काट दिया, अब आप, ऐसे ही ढेर सारे लोग हैं, कई लोगों ने कहा कि मुझे तो अंतिम समय में 1 घंटा पहले पता चला कि मेरा टिकट काट रहे हैं। तो आप जब किसी को पहले कॉन्फिडेंस में लेते हो, उसे बताते हो कि ये कारण है जिसके कारण हम आपका टिकट काट रहे हैं या दूसरी जगह से दे रहे हैं, तो ये जो परंपरा थी कलेक्टिव डिसीजन की, वो आज की तारीख में खत्म हो गई है। देखिए सर, इसमें जो अगेन कम्युनिकेशन क्रांति के साथ में ये हुआ कि 5 स्टार कल्चर ज्यादा आ गया, अब कोर ग्रुप बना रहे हैं। हमारे संविधान में कोर ग्रुप का कोई भी उसका नहीं। बिल्कुल। ऑल एमपीज, मोस्ट ऑफ द एमपीज वो उस कोर ग्रुप में है। एमपी होना 8 कॉन्स्टिट्यूंसी का एक अच्छी बात है, वो 5 बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, लेकिन पूरा राजस्थान तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल। उसमें जितना कार्यकर्ता ज्यादा घुमा हुआ है, जिसकी है वो पार्ट हो, तो वो अपनी ओपिनियन दे सकता है, और उसके बाद में निर्णय लो। तो इंडिविजुअल्स के बारे में तो नहीं, लेकिन
ज्यादा वो उसमें गलतियां रहने की चांसेस कम रहे। क्योंकि अनुभवी जो नेता हैं जिन्होंने 50 साल की राजनीति की है, उनको पूरे राज्य की जानकारी है, वो धीरे धीरे आज की तारीख में मार्जिनलाइज हो रहे हैं। वैसे लोगों को कोर ग्रुप में, और कोर ग्रुप भी नहीं बैठती है, वो 3 महीने में बैठती है एक बार कोर ग्रुप। तो वो जो मार्जिनलाइजेशन ऑफ जो एक्सपीरियंस लीडर है, वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि खतरा है पार्टी के सामने? नहीं, चेंज धीरे धीरे सिस्टम्स में भी चेंज और फ्रीक्वेंटली बैठे हैं। मीटिंग्स तो खूब होती हैं, लेकिन कैडर को कैसे और स्ट्रेंथन करें, कैसे क्योंकि पहले थ्रस्ट एरिया लेते थे। मेरे को, मैं महामंत्री बना तो मेरे को शुरू शुरू में दिया बीकानेर डिवीजन और जोधपुर डिवीजन का जैसलमेर बाड़मेर। अब बीकानेर में उस समय कोई 750 साधारण सदस्य थे। तो मैंने भी मेरे वहाँ पे जिला अध्यक्ष वगैरह को किया, एक्टिवेट किया। तो 5 साल 6 साल 7 साल मेहनत करने के बाद में उसको 1.25 लाख साधारण सदस्य तक पहुंचाया। गंगानगर में, हनुमानगढ़ गंगानगर एक जिला था, 500 सदस्य साधारण सदस्य थे सिर्फ। अब वो देखा मैंने कि डिफरेंस क्या है, जट से हमारे साथ नहीं है, और ज्यादातर कांग्रेस में भी नहीं है, किधर भी नहीं है। एक जंगीर सिंह थे हमारे जिला अध्यक्ष, वो कुमाऊं थे, कुमाऊं से 2% है। तो क्योंकि आई बिलोंग टू बीकानेर, तो मैंने गंगानगर के पुराने जितने भी गंग कैनाल के गांव थे उनमें जाना शुरू किया। और कोई विश्वास हुआ कि हमारा गंगा सिंह जी जो नहर लाए थे उसी परिवार से ये है, और हमको इन्होंने बसाया है, ये हमारे को नुकसान नहीं देंगे। और उस आधार पर धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ती गई। एंड 93 के चुनाव में हम ठीक स्ट्रेंथ में आए। उसके बाद में गंगानगर ने हमको 100% रिजल्ट दिए। कैडर के लिए माननीय भैरव सिंह जी 2 सीट से लड़ते थे, एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, एक जहां पर पार्टी कमजोर है, तो गंगानगर से भी लड़े, हारे, बट पार्टी खड़ी हो गई। धौलपुर में भी इसी हिसाब से हुआ। निम्हाड़ा चित्तौड़गढ़ पूरा जिला निर्मला शक्तावत और उनके परिवार के कंट्रोल में था। उनका हस्बैंड जिला प्रमुख और खुद एमएलए एमपी, तो निम्हाड़ा से लड़े। उसके बाद में नेक्स्ट इलेक्शन में मैं 93 में मैं लड़ा वहां से। तो आज 100% रिजल्ट वहां से आता है। तो बिल्डअप करने का एक थ्रस्ट एरिया कहाँ रखना है, वो स्टडी करते, 5 साल में उसमें मेहनत करवाते, एंड देन जनरली आ गए। तो आज तो अब नरेंद्र भाई के मेहनत पे और उसी पे डिपेंड कर रहे हैं। कार्यकर्ता को जो फील्ड में वर्क जितना करना चाहिए वो करते हैं, बहुत अच्छा बड़ा है, बट कार्यकर्ता का निर्माण किस स्टाइल में कैसे क्या काम करना है, वो अभी जो उस श्रृंखला में हम थोड़े पिछड़े हैं, तो उसको इम्प्रूव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नरपत सिंह जी का। उन्होंने दिल खोलकर बातें की, और किस तरह से बीजेपी के सामने क्या चुनौतियां हैं आने वाले दिनों में, किस तरह से बीजेपी इनसे उबर पाएगी और सत्ता की दहलीज तक पहुंच पाएगी। शंकर रमेश, द प्रिंट।